नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधे रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। वंदन। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से क्या तुलना करेगी? उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा पैसा जाता है। उस सब के बावजूद 2.25 करोड़ की आबादी में 26,000 से अधिक मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में 22,800 मौतें हुई हैं। यानी दिल्ली की आबादी का 12 गुना से 14 गुना आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। मौत के आंकड़े उनसे काफी कम है। कोरोना के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से पूरे प्रदेश को आपूर्ति कर रहा था और दिल्ली की 2.25 करोड़ की आबादी में 1100 मीट्रिक टन भी उनके लिए कम पड़ रहा था। और जब भारत सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट होगा, तब ये बैग फुट पर आए और फिर कहने लगे कि नहीं साहब, हमारा तो 700 मीट्रिक टन से हमारा भी काम चल जाएगा। इन लोगों के चेहरे एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन ऑडिट से लोग भागते थे। केवल मिथ्या आरोप रखना और उसको अपनी आदत का हिस्सा बना करके जनता को गुमराह करके जिस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, दिल्ली में कोरोना कुप्रबंधन क्यों हुआ? दिल्ली में बिजली पानी के कनेक्शन क्यों काटे गए? या अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा चाहिए। जो लोग प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की किसकी बात आप कर रहे हैं। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अविनाश जुड़े हुए हैं लखनऊ से सीधे लाइव। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? कार्यशाला का जो शुभारंभ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था और समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कवायद है भारतीय जनता पार्टी की कि आईटी सेल, मीडिया सेल को भी मजबूत किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि आगामी चुनाव और बीत गए चुनाव भी मीडिया के सहारे ही आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने जो जनपद के जो मीडिया प्रभारी है उनको मजबूत करने के लिए आज प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था, जिसपे उस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उसका उद्घाटन किया। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब उसके समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर समापन में कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और साथ ही सभी जो मीडिया प्रतिनिधि हैं जनपदों के, उनको संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और लगातार विपक्ष जो हमलावर रहा है उसको किस तरीके से उसकी जवाबदेही तय करनी है। बिल्कुल अविनाश, अमूमन देखने को ये मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब हम कार्यशैली पर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के प्रचार और विपक्षियों की जो कमियां रही उनके कार्यकाल के दौरान, उसको जो है लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। तो क्या ठीक इसी तरीके का मंत्र दिया गया है तमाम मीडिया प्रभारियों को? जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जो प्रतिनिधि हैं, जो जनपदों से जो प्रतिनिधि आए थे, उनको संबोधित में यही बताया कि किस तरीके से जो विपक्ष है लगातार जो हमलावर हो उसको किस तरीके से जवाबदेही करनी है और लोगों में अपने बीजेपी के प्रति संवेदना किस तरीके से उनके जो कार्यशैली है उसको लोगों तक पहुँचाना है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, मीडिया प्रभारियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर उतरना है और ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हुए लोगों तक जो ठीक जानकारी है वो पहुंचाने की कवायद करनी है और विपक्षियों के तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी जो नाकामियां हैं वो भी जनता तक पहुंचाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का सीएम बनने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके ऊर्जावान और संवेदनशील नेतृत्व में गुजरात विकास नूतन ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने कई फरियादियों की समस्याएं भी सुनी हैं। आपको बता दें, जबकि यात्री निवास में करीबन 350 या फिर अन्य फरियादियों ने अपना प्रार्थना पत्र वहां पर मौजूद अधिकारियों को देकर सीएम से न्याय की गुहार लगाई। फरियाद सुनने के बाद सीएम ने समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। इस बार जनता दरबार में सबसे ज्यादा जो जमीनी विवाद हैं उनकी शिकायतें आई हैं और साथ में पुलिस से जुड़े बात भी सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि कल अलीगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही पीएम उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में तैयारियों का विशेष जायजा लिया। इस दौरान सीएम अधिकारियों को मंच पर निर्देश देते हुए नजर आए। खुद सीएम योगी सभी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हैं। कल वीवीआईपी का आगमन है और मशहूर क्रांतिकारी और इस राष्ट्र के शिक्षाविद जिन्होंने कि अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की स्थापना की, राजा महेंद्र प्रताप जी के सम्मान में कल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। उसी क्रम में यह पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमारे सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है। एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ की ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। 14 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी पर अब सियासत होने लगी है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि किसान वोटों को, जाट वोटों को साधने के लिए अब राजा साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4.5 साल में कोई भी शैक्षिक काम और विकास के काम करने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जब किसान नाराज है, जब जाट नाराज हैं, तो राजा साहब के नाम पर 2022 इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में राज करने का मौका भुना रही है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि हम कभी भी महापुरुष के नाम पर सियासत नहीं करते हैं। हम महापुरुष के नाम पर शैक्षिक संस्थान बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों का उत्थान हो, लोगों का शैक्षिक उत्थान हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। अलीगढ़ में कोल विधानसभा से सपा से 2 बार विधायक रहे हाजी जमीर उल्लाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है। करीबन 2 महीने पहले जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों से सीएम ने न ही मुलाकात करी और न ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। जमीर उल्लाह ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रोग्राम में ऐलान करें कि जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को यूनिवर्सिटी में नौकरी दें और उनके बच्चों को मुफ्त में तालीम भी मिले। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला और ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के खासकर पूर्वांचल में बाढ़ के कारण इस साल काफी व्यापक तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बेहाल हो गया। अपेक्षित सरकारी मदद से ज्यादातर कागजी और हवा हवाई होने से बेघर हुए लोगों का जीवन अति कष्टदायी बना हुआ है, जो बेहद दुखद है। सरकार तुरंत उचित कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम की शरण में है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी 403 सीट पर लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा शुरू करेगी। इसका शुभारंभ करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा मंगलवार को गुलाबबाड़ी मैदान से निकाली जाएगी, जिसका समापन गांधी पार्क में होगा।
यूपी में विधानसभा चुनावों से आने पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक यादव परिवार फिर से एक हो सकता है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सुलह की खबरें आ रही हैं। विधानसभा चुनाव से आने पहले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव साथ हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश और शिवपाल साथ नजर आएंगे। दरअसल 22 नवंबर को पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा और सूत्रों के माने तो चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश की बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत के बाद अखिलेश के तेवर नरम भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से आने पहले सैफई में परिवार की कलह खत्म हो सकती है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के एआईएमआईएम ज्वाइन करने के बाद पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से 25 सितंबर को प्रयागराज जा रहे हैं। सांसद ओवैसी यहां संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पार्टी प्रवक्ता अफसर महमूद ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक होगी। इसमें कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही पार्टी को और मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी। बसपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देने की घोषणा की है। बसपा के इस ऐलान के बाद मुख्तार अंसारी की राजनीतिक किस्मत ने करवट ली। एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को चुनावी टिकट की पेशकश की और फिर कहा कि अगर वो किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। तो वहीं अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी बाहुबली विधायक के समर्थन में सामने आई है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को गरीबों के लिए मसीहा बताया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में चाहे भाजपा हो, सपा, बसपा हो या फिर कांग्रेस नेता, जो भी चुनाव जीतना चाहता है वो मुख्तार अंसारी से आशीर्वाद लेता है, वो उसके बाद ही चुनाव जीतता है। गरीब वंचित वहां के नेता उन्हें एक मसीहा के तौर पर मानते हैं और हर कोई इसे जानता है। चार दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बिजनौर की खो-खो की खिलाड़ी की लाश मिली थी। इसकी घटना के बाद जिले के आला अधिकारी सहित तो डीआईजी मुरादाबाद ने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस घटना को लेकर पीड़िता के घर वालों से बातचीत भी करी। इस घटना को लेकर डीआईजी का कहना है कि उन्होंने इस घटना से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार खो-खो खिलाड़ी जिसकी डेथ हुई थी उसको लेकर के तफ्तीश की जा रही है और खुलासा होने की बातें भी कही जा रही हैं। तफ्तीश पूरे मामले की चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। देहरादून में सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में सैन्य धाम को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी। सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। अन्य राज्यों में बने शहीद स्मारकों का भ्रमण भी किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सैन्य धाम का स्वरूप ऐसा होगा कि ये राष्ट्रभक्ति और सैनिकों के शौर्य का, पराक्रम का प्रतीक होगा। तो वहीं दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 सालों से 4 धामों में चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी केदारनाथ में जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने महारैली को स्थगित कर दिया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे, लेकिन तब तक आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार जो तीर्थ पुरोहितों का पूरा मामला है वो दो फाड़ होता नजर आ रहा है। पहला धड़ा ऐसा जिसने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी थी, उनको आश्वासन दिया था कि धरना समाप्त कर दिया जाएगा। कल युवा साधुओं की मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि 30 अक्टूबर तक धरना स्थगित रहेगा और 1 नवंबर से इस पूरे आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। लेकिन आज
जब केदारनाथ में तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर तीर्थ पुरोहितों की अंतरकला को दिखाती हैं। वो बताती हैं कि ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, ये आक्रोश किस तरीके से दो फाड़ हो चुका है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।